more concentrate on negative feedback. And in negative feedback, there are again 4 types. That is voltage series, voltage shunt, current series, and current shunt. So I already said that only in our LIC, mostly will concentrate on voltage series and voltage shunt feedback, which is vital and which is more important. Okay. So what do you see here? If you can observe, this is an example of voltage series feedback. Now, later on, you'll come to know the output voltage responsible due to the signal applied. We can say this is a closed loop voltage gain. And there is one feedback also. I can say the gain of the feedback circuit. फीडबैक सर्किट कल देखे थे हमने, बी और बीटा के हिसाब से दिखाया था हमने, बी के नाम से। तो अगर यहां देख रहे तो आप फीडबैक कैसे कनेक्टेड है, सबसे पहले कनेक्शन कैसे किया है। नॉन इन्वर्टिंग को मैंने इनपुट लगाया है सिग्नल, ओके, विच इज ग्राउंडेड। नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट लगाया है विच इज ग्राउंडेड। ये ग्राउंड दिख रहा है ना, हेलो, नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट लगाया दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। और आउटपुट से हमने एक फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज, मतलब RF और एक R1 लगाया है। इसका फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज मींस वोल्टेज अक्रॉस R1 is fed back to the input. So that I can say this RF and R1 is representing a series network which is acting as a feedback circuit. So we can say at this juncture the VO is available. Out of this, a fraction of voltage. What fraction of voltage? VF, feedback voltage. What is that voltage? It is a voltage across R1, and the VO is connected across RF and R1. When two resistors are in series, the voltage across one resistor becomes how much? R1 upon R1 plus RF into VO. So this is VF. That is what we have seen. तो अगर इस फीडबैक में देखा जाए तो उसको इनपुट क्या है? फीडबैक। तो VO इनपुट है और उसका आउटपुट क्या है? VF। इसीलिए फीडबैक फैक्टर क्या होगा? उसका फीडबैक का आउटपुट है VF, उसका VO आउटपुट नहीं है। VO किसका है? सिस्टम का है। तो ये याद रखना, यानी गलती कभी नहीं होगी। VF बाई VO इज अ फीडबैक फैक्टर। ये तीन चीज आपको समझ में आ गया, या लिख लिए या कोई भी कर लिए, तो आप किसी भी चीज का एनालिसिस कर ले। एक ये पहले से आपको मालूम है, A इज इक्वल टू VO बाई VAD। AF ये आप कोई भी अंदाज लगा सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट सिग्नल, सो VO बाई Vin, ओके। और फीडबैक, इसका भी आप समझ सकते हैं कि जो फीडबैक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आउटपुट का वोल्टेज हम फीडबैक कर रहे हैं इनपुट को। तो आउटपुट वोल्टेज इस फीडबैक के लिए इनपुट है और उसमें से निकलने वाला वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज VF इज द आउटपुट टू दैट, एंड दैट्स व्हाई आउटपुट अपॉन इनपुट यहाँ क्या होगा? VF बाई VO। सो हियर आई विल स्टार्ट विथ अवर यूजुअल। ये इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरीके से ही हमको बार बार एनालिसिस करना है। शायद मैंने पहले भी रिक्विजिट मैंने आपको बताया था, यू विल रिक्वायर सर्टेन नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वो सिर्फ ऑप एम्प को समझने के लिए था। और मैंने आपको बताया था कि KVL और KCL, इस पूरे सब्जेक्ट में KVL और KCL का इतने बार हम लोग यूज करने वाले हैं कि आपको पूरा वो सब कुछ अप्लाई करते करते आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सो ओके, लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। What is our differential gain, differential voltage VID? Normally we say V1 which is a non-inverting voltage and V2, यही बोलते हैं हम लोग। अब नॉन इन्वर्टिंग में कौन सा इनपुट है? ये V1 को क्या लगा है? Vin which is grounded. So V1 equals to Vin डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। अच्छा, तो V2 क्या होगा? कौन बताएगा? Can I write VF? अब सोचो, VF is a voltage across V2. Can I say where Vin is input voltage and VF is feedback voltage? आउटपुट तो VO रहेगा ना, एंड VID इज एज यूजुअल डिफरेंस इनपुट वोल्टेज या डिफरेंशियल। आपको इलेबरेटिव इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आपको स्कोरिंग करना है तो ये अगर सब चीजें आ गई तो आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ वी नीड टू डू एनालिसिस, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? हमको A मालूम है VO बाई VAD, पर हमको ओवरऑल गेन कितना होगा ये हमको यहाँ से डिराइव करना है, ओके। तो ओवरऑल गेन क्या कैसे निकलेगा? हमारा ओवरऑल गेन निकलेगा VO बाई Vin से, है ना, ये टर्म से आएगा। अब हमको ये किसी तरीके से ये रिलेशन लाना है, तो हम लोग हर बार की तरह जर्नी कैसे शुरू करते हैं? ये VID से, ओके। तो शुरुआत करते हैं, हमारा A, VID और VO किस तरीके से कनेक्टेड है।
कैन आई से आउटपुट वोल्टेज वीओ इक्वल्स टू ए वीआईडी? अरे ए इज इक्वल टू वीओ बाई वीआईडी, तो वीओ इज इक्वल टू ए वीआईडी बोल सकता हूँ ना। अब वीआईडी क्या है, अभी देखे थे हमने V1 माइनस V2, यानी A इक्वल टू, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां मैं निकाल चुका हूं, तो V इन माइनस VF, ये पक्का यहां तक आ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। Yes, sir. अब मुझे बताओ VF कितना होगा, अगर ये समझ में आ गया तो हम VF की वैल्यू रखेंगे। ये मैं डायग्राम दिखाता हूँ और VF की वैल्यू बताओ। यहाँ RF लगा हुआ है और यहाँ VO दिया हुआ है, यहाँ R1 है, ये ग्राउंडेड है, VO हम लोग थ्रू अक्रॉस ग्राउंड ही लेंगे, ये VO है, और ये VF है, यानी यहाँ जो दे रहे हैं हम उसको VF है। देख रहे हैं क्या आप? देखो ये जो R1 लिखा है, R1 के अक्रॉस का वोल्टेज यानी VF, देख लो एक बार। सीरीज डिवाइडर नेटवर्क में आप लोग एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं? VF कैसे निकलेगा? उसमें का करंट और उसमें का रेजिस्टेंस, ये मालूम होना ना, V इज इक्वल टू IR। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और किसके अक्रॉस है ये? R1 के। सिंपल, हम लोग ये हर बार फार्मूला यूज करते हैं ना कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना रहता है सीरीज नेटवर्क में, उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, यानी यहाँ VO का इतना फ्रैक्शनल पार्ट है, कल भी हम दोहरा चुके हैं, ये बार बार देखो, इतना बेसिक तरीके से मैं कभी नहीं समझाऊंगा, ये तो फर्स्ट ईयर में समझना चाहिए कि R1 और RF या R1 और R2 लगा है तो किसी के भी अक्रॉस निकालते तो कैसे निकालते हम? उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो V इज इक्वल टू IR, यानी उसका करंट फ्लो होने वाला पता चाहिए, करंट इज इक्वल टू VO बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया VO बाई टोटल रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस का तो ये R1, इस तरीके से टोटल ओवरऑल ये रिलेशन मिलता है। क्या ये क्लियर हो गया आपको? हमेशा याद रहेगा, जिसके अक्रॉस निकालना रहता है वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू उसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज, यहाँ टोटल वोल्टेज अप्लाइड है VO। आई होप इट इज क्लियर, और ये हमेशा के लिए याद रखो ताकि अब ऐसी छोटी मोटी चीजें ना हम लोग डायरेक्ट करने वाले। ओके, अब हमारा VO हम लिख सकते हैं, VO इक्वल्स टू A V इन माइनस R1 अपॉन R1 प्लस RF VO। हम किस लिए कर रहे हैं ये सब जगलरी, बताओ तो क्या पाना चाहते हैं हम लोग? वो डायरेक्शन हमारा फिक्स होना, किस लिए कर रहे हैं हम लोग? हमको चाहिए ये AF डिराइव करना है, और AF के लिए हमको VO चाहिए और VIN चाहिए, यानी इन दोनों का रेशियो लेना है। अब देखो इस टर्म में सब कुछ ऐसे ही टर्म है, इसमें देखो एक VO है, एक VIN है और एक VO है, क्या करना चाहिए बताओ? कैसे निकालो VO अपॉन VIN? सर ये जो दोनों भी इक्वेशन है उनको डिवाइड कर देंगे। यहाँ VIN है, यहाँ VO है। सबसे बड़ी बात, कभी भी क्या करना, सेम टर्म एक तरफ लाना, यहाँ VO है ना तो यहाँ वाला VO भी इसके तरफ ला लेना। देखो यहाँ VO लिखा है, अगर ये पहले से यहाँ था और इसको हमने लेफ्ट साइड में ला लिए तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस RF, क्योंकि यहाँ VO यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी VO कॉमन है, तो मैंने VO कॉमन निकाल लिया, तो 1, ये माइनस था तो इधर हो गया प्लस, बचा क्या इधर राइट हैंड साइड में, A V इन। आ गया ध्यान में? ये ठीक है ना स्टेप? यस सर। चाहे तो इसको आप स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, R1 प्लस RF, इसको यहां लिख दिया मैंने R1 VO VO 1 प्लस R1 प्लस RF, ठीक है, तो हो जाएगा R1 प्लस RF प्लस, क्या करती होगी, ए भूल गया क्या मैं कहीं, हाँ हाँ हाँ, ए विथिन, ये ए इसके साथ, ये जो है ए इसके साथ प्रोडक्ट भी है ना, ये भूल गया ना मैं, ए इसके साथ प्रोडक्ट है, या AR1 नहीं लिखा मैंने। अब आप VO बाई VIN निकाल सकते हैं, तो VO बाई VIN इज इक्वल टू, ये ए जैसा का वैसा रखते, ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट करेगा, ये हो जाएगा R1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू AR1, VO बाई VIN इक्वल्स टू AF इक्वल्स टू, ये हो गया आपका। अब ये जो आपने अभी डिराइव किया है, इसको बोलते हैं, जो गेन डिराइव किया ना, इसको मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू,
एक्चुअली हमको आइडियल वैल्यू यानी आइडियली क्या होगा, शॉर्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा रिलेशन इतना सिंपल है, वही याद रखना है। क्यों, देखते हैं अभी। आपके ध्यान में आ गया कैसे आया, ए इंटू आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन प्लस आर एफ इंटू ए आर वन। अब मुझे बताओ ए की नॉर्मली वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ के आसपास होती है ना, 2 इंटू 10⁵ 741 के लिखा है नेक्स्ट इसके पहले। और आर वन आर एफ कितने रहेंगे, 1K 2K 100K, जबकि ये 10⁵ और उसके साथ आर वन का प्रोडक्ट। तो क्या आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ए आर वन विल बी वेरी वेरी हाई देन आर वन प्लस आर एफ, ये बोल सकते हैं आप कि नहीं? यस सर। रहेगा ही, आप कोई भी वैल्यू रख के देखो। तो क्या मैं इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है आर वन प्लस आर एफ प्लस ए आर वन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ए आर वन ओनली। अरे ये मेगा की वैल्यू जाएंगी उसमें, ये किलो किस भर की है, कोई कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है ना। तो ये इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ए आर वन। अब ये करने से क्या मिलेगा मुझे, ए एफ की वैल्यू ए आर वन प्लस आर एफ, और नीचे क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली ए आर वन। कैन आई राइट देन ए एफ इक्वल्स टू ए कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा सिंपल रिलेशन जो हमको हर बार काम आएगा और यही हमको यूज करना है। ए एफ इक्वल टू 1 प्लस आर एफ आर वन, और इसको हम बोलेंगे आइडियल। जब भी एग्जैक्ट लिखा था ना, ये आइडियल वैल्यू ए एफ इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस, क्या इंटरप्रिटेशन है इस रिलेशन से? ए एफ क्या है, रो बाई वीन, मतलब किसी एक सिस्टम को अगर आपने वीन अप्लाई किया तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो कितना लीनियर है। देखो कैसे लीनियर है, अगर इसका गेन देखो वीओ बाई वीन, तो आपकी वैल्यू आ गई 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। अब जब ओपन लूप में यूज करते थे आप लोग, so you were not having any control over this A, you were not able to vary this, you are not able to change this. But now with the closed loop system, you are getting a value which depends on the value of resistance. So just by changing the value of resistors in accordance with our requirement, we can set the gain. For example, suppose I want the gain should be equal to 10. What should I do? I'll keep the value 1 plus RF upon R1 equals to 10. That will give me value RF by R1 equal to 10 minus 1, 9. It will give me value RF equals to 9 times R1. So if I keep the value R1 equal to 1K, so I'll get RF equal to कितना मिलेगा? 9K. हाँ, so with this I can get a gain of 10. इसका मतलब अगर मैंने 1 वोल्ट दिया तो आउटपुट में 10 वोल्ट मिलेगा। इसमें किस तरीके से, अगर मैंने ये 1 वोल्ट दिया है तो मुझे सेम फेज में 10 टाइम्स मिलेगा। ये गेन मैं सेट कर सकता हूं। आपको 5 का गेन चाहिए, आपको 20 का चाहिए, आपको 50 का चाहिए, whatever gain you want, that is there. Plus it depends totally on RF and R1. Now it doesn't depend on supply voltage. Earlier I said that the gain is varying with temperature and supply voltage. So if there is a variation in supply voltage, the gain was also changing. But as the gain is a function of only resistors, it is not going to change just with the supply voltage variation और विद दी टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन के साथ अब होगा अभी भी, लेकिन इतना कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। ये आपके ध्यान में आ गया क्या? यस। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, ठीक है। पहले इस एग्जैक्ट वाले रिलेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या आया था एग्जैक्ट रिलेशन, जरा देखो। यस सर। इसी को मैं थोड़ा अगर ऐसे लिखूं, ये R1 प्लस RF जो है ना, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा, ऊपर का R1 प्लस RF डिवाइड होकर 1 हो जाएगा ना, और नीचे भी R1 प्लस RF है, उसको भी डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा ना। देखो ना, ये जो R1 मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय R1 प्लस RF। इससे क्या होगा, ये R1 प्लस RF, यस सर, गॉट इट। हाँ, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो आपको निगेटिव फीडबैक कैसे दिखेगा, 1 प्लस, और ये R1 प्लस RF, देखो आपको पता चलेगा कि ये फीडबैक फैक्टर ही है। वोल्टेज अक्रॉस VF वोल्टेज, ये R1 अपॉन R1 प्लस RF यहाँ आया था कि नहीं। सो VF इक्वल्स टू बीटा DVO ऐसे लिखते हैं कि नहीं अपन, तो वो फीडबैक फैक्टर ही हुआ कि नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है, अरे ये तो निगेटिव फीडबैक है और यही चीज तो हमको तो इसका हम लोग सिंपल ब्लॉक डायग्राम भी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे जो कल किया था हमने सिंपल वाला ब्लॉक डायग्राम, कैसे होगा, कल एक समिंग एम्पलीफायर बनाया यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं समिंग एम्पलीफायर, और एक कंट्रोल सिस्टम में एक लैंग्वेज होती है जो मैंने कल बनाया था, इस तरीके से क्रॉस करते हैं, और जो भी यहाँ इनपुट दिया है वो यहाँ लिखा जाता है। सपोज यहाँ इनपुट दिया था मैंने ये, और फॉरवर्ड गेन यहाँ पे था ए, ठीक है। यहाँ से मिलता था VO, इसका इनपुट था VID, लेकिन इसका मैंने एक फ्रैक्शनल पार्ट निकाला जो कि एक फीडबैक दिया हुआ है, फीडबैक, और इसको VO दिया है, और ये फीडबैक वोल्टेज VF बन के यहाँ आता है जो कि निगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ जो मिलता है VO बाई Vin, जो कि क्लोज लूप गेन है, वो हमने कल भी डिराइव किया था A अपॉन 1 प्लस AB, और आज भी हमने देखा है वो, जो कि B यहाँ पे क्या है, जो हमने रजिस्टर नेटवर्क लगाया है उसके हिसाब से है। क्या मैं समझू कि इतना आपको समझ में आया है। यहाँ पे क्या है, VO है, यहाँ क्या है, VF है, यहाँ VID है। ये अगर ये फॉरवर्ड गेन है, ये बैकवर्ड यानी फीडबैक गेन है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम को। यहां तक के समझ में आया कि, देखो फिर से मैं देखो एक बार शुरुआत करते हैं हम लोग फिर से, ठीक है। दिस इज ओपन लूप गेन A which is given as VO by VID, closed loop gain VO by Vin, और फीडबैक फैक्टर और फीडबैक गेन VF by VO। okay, now we know VID is V1 minus V2, where V1 is the input voltage applied। यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को सिग्नल कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप इनपुट कहाँ कनेक्टेड है, प्लस को लगाया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट लगा हुआ है, तो Vin यानी कि V1 इक्वल्स टू Vin, और VF वोल्टेज इज वोल्टेज अक्रॉस R1, सो इट विल गिव मी वैल्यू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VO। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वो वैल्यू, VO इक्वल्स टू VID के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, VO इक्वल्स टू VID दैट इज इक्वल टू A V1 माइनस V2 विच इज इक्वल टू A Vin माइनस VF, A इंटू ब्रैकेट Vin माइनस R1 अपॉन R1 प्लस RF VO। अब ये VO टर्म एक तरफ कर लिए, तो VO 1 प्लस A R1 प्लस RF इक्वल्स टू A टाइम्स Vin। इन दोनों का VO बाई Vin कर लिया हमने, तो हमको सिंपल सा एक एग्जैक्ट रिलेशन मिल गया है। बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप अभी खुद ट्राई करना एक बार, मैं आपको बोल रहा हूं कि RF की वैल्यू रख दो आप, अभी जो वैल्यू रखी थी 9K, और R1 की वैल्यू रख दो 1K, और एक रिलेशन एग्जैक्ट से निकालना और एक आइडियल से निकालना, दोनों में कितना फर्क है जरा देखना, आपको बहुत ही माइनर फर्क दिखेगा। रफली वो 10 का 10 ही आएगा, ओके, क्योंकि A बहुत ज्यादा होता है। A की वैल्यू रखना आप 2 इंटू 10⁵ 741C के लिए जो वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा, ये कैलकुलेशन खुद करना आप, तो आप ये करेंगे। अच्छा, इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन क्या की है कि A टाइम्स R1 जो है इट इज वेरी वेरी हाई देन R1 प्लस RF। अभी आपने एक बात नहीं बोले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब एक कंपोनेंट यहाँ छूट गया, ये अगर सोचा जाए, उसको मैंने जानबूझ के इस समय नहीं बताया क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम करना था। अब ये R1 के साथ में देखो ये कहाँ पे है, R1 कहाँ लगा हुआ है, ये VF वोल्टेज V2 को लगा है, लेकिन ये VID के अक्रॉस हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं आ रहा है, होता है ना, हम बताते नहीं यहाँ एक RI होता है करके इनपुट रेजिस्टेंस, उसके बारे में तो सर आपने कोई बात ही नहीं की है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो देखो ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल में RI इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना। अब वो अगर हम जब इसको एनालाइज करेंगे तो ये R1 जो है ये RI के पैरेलल में आता है कि नहीं,
यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये R1 है, ठीक है, जो कि ग्राउंडेड है, और यहाँ पे सिग्नल दिया और ये ग्राउंडेड है। जब दोनों, अगर ये वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया तो ये Ri और R1 ये एक में के पैरेलल में आएंगे कि नहीं, बताओ। Ri विल कम इन पैरेलल विथ R1, ये यस ध्यान में आ सर। रहा है क्या? अब बताओ, अगर मैंने आपको बोला कि एक लोअर Ri इज वेरी वेरी हाई, आप लोगों को मालूम है मेगा में रहता है कि नहीं, हम लोगों ने वैल्यू दे चुकी है कल के इसमें। जब Ri और R1 पैरेलल में आ गए तो जब भी, याद रखो, कभी भी लो रेजिस्टेंस जब किसी हाई रेजिस्टेंस के पैरेलल में आता है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट लो रहता है। क्या सहमत है क्या आप इस मेरी बात से? जब भी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस आता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लो होता है। क्या आप सहमत है क्या इस बात से कि आपको प्रूफ चाहिए? मान के यस चलो, सर। ये देखो, मान के चलो यस सर। 10 ओम का रजिस्टर है और इसके पैरेलल में 1 मेगा का है, आ गया ध्यान में? तो या फिर इवन 100 का ले लो, 100 ओम का है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो फॉर्मूला याद है कि नहीं है? पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रजिस्टर, है ना? यस सर। तो ये 100 इंटू 1 मेगा अपॉन 100 प्लस 1 मेगा होगा। अब ये 1 मेगा के सामने 100 इज निग्लिजिबल, तो मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं कि 100 इंटू 1 मेग अपॉन नीचे 1 मेग ही कर सकता हूँ। ये 100 उसके 1 मेगा 10 टू पावर 6 के सामने ये 2 जीरो बहुत छोटे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। वैसे आप डायरेक्ट वैल्यू भी रखेंगे तो वैसी आएगी। अब ये 1 M कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 100 ओम। इसका मतलब किसके इफेक्ट आया? लो का आया कि हाई का आया? लो का आया। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाने से क्या होता है। शॉर्ट सर्किट यानी वो लो रेजिस्टेंस पाथ आ जाता है ऑलरेडी सर्किट्स के नेटवर्क में, तो जब लो रेजिस्टेंस पाथ उसके अक्रॉस आता है तो ओवरऑल इफेक्ट लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस में से हाई करंट फ्लो होता है, इसलिए स्पार्क होता है या शॉर्ट सर्किट होता है। ये समझ में आया? तो कभी भी याद रखो, लो रेजिस्टेंस अगर हाई रेजिस्टेंस के पैरेलल में आया तो ओवरऑल इफेक्ट लो रेजिस्टेंस का ही रहता है। मतलब Ri का कोई रोल नहीं, R1 का ही रोल रहेगा, और इसीलिए मैंने डायरेक्ट वोल्टेज Vf इक्वल टू R1 के अक्रॉस का वोल्टेज लिखा। तो वहां पे अब आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे ये Vf इक्वल टू यहाँ लिखा R1 अपॉन R1 प्लस R, तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि Ri इज वेरी वेरी हाई देन R1। Ri इज वेरी वेरी हाई देन R1, ठीक है ना? इसीलिए R1 और Ri जब पैरेलल में आते हैं तो ओवरऑल इफेक्ट R1 का ही रहता है, Ri इज निग्लिजिबल। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे क्या कि हाई रेजिस्टेंस का मैं और अलग तरीके से बताता हूँ। एयर का रेजिस्टेंस कितना होता है? एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी इनफाइनाइट। अगर एयर का सर्किट इनफाइनाइट नहीं होता तो हमको तो शॉक लग जाता दूर से ही, है कि नहीं? पर एयर में से करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि हाई इंसुलेशन है, हाई रेजिस्टेंस है। अब देखो ना, अगर एयर में कोई रेजिस्टेंस रहा रहता तो हमको बाहर से ही शॉक लगता था, तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आया ध्यान में? और उसके अक्रॉस कितने भी रजिस्टर लगे हैं लेकिन ओवरऑल इफेक्ट उन रजिस्टर का है, ना कि एयर का है। मैंने आपको बताया कि हम ओवरऑल हमारा रिलेशन काम बार बार किस चीज से आने वाला है? ये वाले रिलेशन से, AF इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। क्या ये समझ में आया कि डेरिवेशन? यस सर। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेशन वे से फास्ट में कैसे डिराइव करते हैं वो बताऊंगा, यानी आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, आप बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। और ये जो सर्किट बनाया है इसको हम लोग इस तरीके से बार बार नहीं बनाएंगे। हम लोग किस तरीके से बनाएंगे? अब ये यहां बना रहा हूं मैं, हमेशा की तरह हमने ये भूल जाते हैं, पर ये भूलो मत, सप्लाई जरूर कनेक्टेड दिखाओ, ठीक है? ये आउटपुट वोल्टेज। और अब जब भी सर्किट बनाओगे तो इन्वर्टिंग ऊपर दिखाना, क्योंकि निगेटिव फीडबैक दिखाना है और ऊपर दिखाना है मुझे। इसको आप देखोगे जब भी के डायग्राम से, आप अगर कनेक्शन देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे R1 कनेक्टेड है इन्वर्टिंग को,
और ये जो है इसको फीडबैक रजिस्टर क्यों बोला है अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज का पार्ट आपने इनपुट को कनेक्ट किया है। इसको और उसको कंपेयर करोगे सेम डायग्राम दिखेगा। और ये जो इन्वर्टिंग का इनपुट है ये जो है ये ग्राउंडेड है और इसको नाम दे दिया R1। अब उसको कंपेयर करना। और जो नॉन इन्वर्टिंग में है इसको दिया हुआ है सिग्नल इनपुट। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। लगे तो मैं आपको वो वाला भी डायग्राम यहीं पे बना के दे देता हूँ, ठीक है? कंपेयर करो इससे, कोई फर्क है क्या इसमें और उसमें? हम लोग अब इस तरीके से डायग्राम बनाने वाले हैं, ओके? और अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कैसे निकालते हैं तो आपको 1 मिनट में इसका डेरिवेशन हो जाएगा, जब भी जानबूझ के उसको लॉन्ग वे से बताया। अब यहाँ की टर्मिनोलॉजी पे यस ध्यान सर। देना जो मैं बना, हाँ ये अब ध्यान देना कैसे बना रहा हूँ। हम लोग नॉर्मली नॉन इन्वर्टिंग के इनपुट को लिखते हैं यहाँ पे V1 और इसको लिखते हैं V2। ये याद रखना, यही वाले फॉलो करेंगे, हाँ जब भी हमने वैसे ही लिखा है। और इनके बीच का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं VID। मैं यहाँ से एक करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है, इस करंट को नाम दे देता हूँ I1। यहां से करंट जो फ्लो होता है उसको मैं जानबूझ के IF बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फीडबैक पाथ से जा रहा है तो उसको IF नाम दे रहा हूं। और कहा करंट जाएगा बताओ? ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। और कोई करंट दिख रहा है क्या कहीं? ये जाने को ना नहीं इसके अंदर। I1 is a current flowing through R1. IF is a current flowing through RF. IB is a current flowing inside the op amp. Actually, that IB is very negligible. You know that the bias current and offset currents are very negligible. Why they are negligible? Because इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आइडियली कितना होता है? इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। बट स्टिल पहली बार अप्रोक्सीमेशन, पहली बार एक्चुअल लिख रहा हूं। कैन आई अप्लाई द KCL? KCL आई एम अप्लाइंग KCL at V2 पॉइंट। क्या होगा? ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। कैन आई से I1 इक्वल्स टू IF प्लस IB। करंट ये KCL कैसे रहता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। एज RI is very very high, IB will be negligible, as compared to that current, negligible and can be neglected। क्योंकि वो नैनो या माइक्रो में रहता है, जबकि हम अभी मिली वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसके सामने ये कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मुझे मिल गया, I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IF। ये बेस है हमारे सब डेरिवेशन का। I1 इज इक्वल टू IF। आया क्या यहाँ तक के? अब I1 क्या है बताओ? I1 इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू R1। अब I1 करंट कैसे फ्लो हो रहा है? देखो इस साइड से इस साइड पे, बराबर है ना? लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हम लोग वोल्टेज कैसे हायर टू लोअर पोटेंशियल करते कि नहीं? अब देखो नॉन जो पॉजिटिव लिखा मैंने, जो पॉजिटिव लिखा यहाँ ग्राउंड है, मतलब ये 0 वोल्ट है। और जो निगेटिव है वो है V2 वोल्टेज है ना? तो मैं बस वही लिखने वाला हूं, आपको वही लिखने वाला हूं। जरा ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं। डायग्राम अब क्या है, थोड़ा थोड़ा सरकेगा, आपको दिखना चाहिए। तो I1 इज इक्वल टू 0 माइनस V2 अपॉन R1। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होगा ना। इसी तरीके से IF की वैल्यू बताइए आप लोग। IF का देखो किस तरीके से डायरेक्शन करंट फ्लो आउट गोइंग है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। तो यहाँ का पहले वोल्टेज लेना पड़ेगा, तो ये V2 और यहाँ का वोल्टेज कितना है बताओ? VM। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, V2 माइनस VO अपॉन क्या आएगा? कौन सा रजिस्टर आएगा? RF। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। RF। RF, ठीक है। अब हमको V2 की वैल्यू निकालना है, वो प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया हमारा? V2 को वैल्यू निकालना, बराबर है। हमको R1 चाहिए, RF चाहिए, और कहीं तो भी इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए। और ये V2 वोल्टेज कहाँ है? कहाँ पे वोल्टेज है? देखो ये V2 वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, ठीक है। तो अब हमारे बेसिक्स पे आ जाएंगे। बेसिक वाला कौन सा है हमारा? कि हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं कि AD A इक्वल्स टू VO बाई VID। अब उसी का यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होने वाला है। कैन आई राइट VID
इक्वल्स टू वीओ बाई ए। ये लिख सकता हूँ क्या पहले बताओ? अगर आप नहीं लिख सकते होंगे बोलेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा। लिख सकता हूँ क्या बताओ? सर नाउ एज ए इज वेरी लार्ज, के लिए कितना है बोलते हैं ना कि आइडियल वैल्यूज क्या है ऑप एम्प की? ए इज इनफाइनाइट, बोलते कि नहीं बोलते? अगर किसी को इनफाइनाइट से डिवाइड कर जाए तो वैल्यू कितनी होंगी वीआईडी की? क्या ये सही है? बराबर लिखा मैंने। एज ए इज वेरी लार्ज, ए सम क्वांटिटी व्हेन डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज क्वांटिटी इट रिड्यूसेस, द वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी लेस एज वीआईडी विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। अब वीआईडी यानी क्या होता है बताओ तो? V1 माइनस V2, जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो मैंने लिखा, तो कैन आई राइट V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू V2? बराबर है? कैन आई राइट? यस सर। आई कैन राइट V1 इक्वल्स टू V2। यही मेरे को लाना था और कुछ नहीं। अब V1 क्या है और V2 क्या है आपको अच्छे से मालूम है। V1 क्या है? द वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जिसको कहा क्या कनेक्ट किया है? इनपुट सिग्नल Vin। V1 इक्वल्स टू Vin। और V2 क्या है? फीडबैक वोल्टेज। V2 क्या है? फीडबैक वोल्टेज। देखे आपने जब भी, एंड V2 इज इक्वल टू फीडबैक वोल्टेज। वो क्या होता है वोल्टेज? R1 अपॉन R1 प्लस RF टाइम्स VO। ये अपन जब भी कर चुके हैं ना। अब दोनों को हम लिख रहे हैं इक्वल। V1 इक्वल्स टू V2 है तो Vin इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू VO। सो यहाँ हमको जो चाहिए AF इक्वल्स टू VO बाई Vin, क्या मिलेगा वो वैल्यू? AF इक्वल्स टू करो तो जो हमको वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R1। किस तरीके से आया ये जरा सोचो तो। ये हमारे रिलेशन हमने लिखा VID इज इक्वल टू VO अपॉन A, और A as approaches to infinity, VID approaches to zero, and that gives me that both the potential should be equal। इसी को वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। इसको ही वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि ड्यू टू वेरी लार्ज गेन एंड RI बोथ दिस पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ये V2 इक्वल्स टू V1 हो जाता है। ये दोनों वोल्टेज जीरो होने से, सेम होने से VID कम्स आउट टू बी जीरो ऑलवेज बिकॉज ऑफ लार्ज गेन and high value of resistor, this V2 becomes equal to V1। this is as good। ये दोनों वोल्टेज सेम आना है ना, शॉर्ट हो गया कि नहीं? ये दोनों सेम है कि नहीं? इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। एक्चुअली अपने बुक्स में लिखा रहेगा वर्चुअल ग्राउंड। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है मैं बाद में बताता हूँ थोड़ा सा। अब वर्चुअल वर्ड क्यों लगा है ये थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है। ओके, पहले ये डेरिवेशन समझ में आया क्या कि एक बार और बताओ तो? सर वो यस सर। हाँ बोलो। वो लास्ट वाली स्टेप ने ये कहा यहाँ वाली, ये वाली? यस सर, वो आधे से रिपीट करो सर, आधे से। अच्छा ठीक है। यस वही लास्ट वाली। अरे देखो ना, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। I1 इज इक्वल टू IF प्लस IB, ये तो जनरल KCL है। IB इज निग्लिजिबल, तो यहाँ आ गए हम I1 इक्वल्स टू IF। ठीक है, I1 क्या है? तो करंट फ्लोइंग थ्रू R1, तो 0 माइनस V2 अपॉन R1, और यहाँ V2 माइनस VO अपॉन RF। अब हमको चाहिए था कि ये V2 की वैल्यू कहाँ से पता करें, तो हमारे पुराने इस पर आ गए हम कि A इज इक्वल टू VO बाई VID। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसे कर रहे हैं कि VID इज इक्वल टू VO बाई A। as A is very very large, this VID will be very very less, negligibly, or we can say VID will be approximately equals to 0, क्योंकि आइडियली A की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ओके, तो ये V1 इक्वल्स टू V2 आ गया। यहाँ तक के हो गया ना? आपके समझ में आया कि नहीं है? यस सर। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। V1 क्या है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, तो वो क्या है? Vin वोल्टेज। V2 क्या है? फीडबैक वोल्टेज यानी कि VF, और VF की वैल्यू क्या आती है? R1 अपॉन R1 प्लस RF VO। अब बस दोनों रखा है और मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम लोग। Vin इक्वल्स टू R1 प्लस RF। अब ये VO अपॉन Vin की है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे करता हूँ, VO बाई Vin इक्वल्स टू ये R1 प्लस RF ऐसा चले जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा R1। अब इसको करो तो R1 अपॉन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा RF। ये हमको याद रखना है। तो ये वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया है ये देखना है। अब वर्चुअल वर्ड क्यों यूज किया है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना?
अच्छा, ग्राउंड यानी क्या होता है, आप क्या समझते हैं ग्राउंड यानी? ग्राउंड को क्या Zero. समझते हैं? जीरो क्या? जीरो बोल देने से क्या? एक्चुअली हम जब घर में ग्राउंड या सर्किट का ग्राउंड यानी क्या होता है? ग्राउंड दो तीन तरीके के हैं, ठीक है, मैं लैंग्वेज के हिसाब से। एक इलेक्ट्रिकल ग्राउंड होता है, इलेक्ट्रिकल ग्राउंड यानी आपने घर में देखे होंगे, आपने एक अर्थिंग रहता है ना। और एक क्या होता है, सर्किट का रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब मेजर करते हैं द वोल्टेज। इफ वी आर मेजरिंग विथ रेफरेंस टू समथिंग, वी से इट इज अ ग्राउंड वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज। यहां अगर वीओ मेजर कर रहे इस पॉइंट पे, तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो इसको रेफरेंस वोल्टेज बोलेंगे या ग्राउंड वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। अब इस ग्राउंड की डेफिनेशन में दो टर्म आता है। हम ग्राउंड का वोल्टेज हम एज्यूम करते हैं या होता है 0 वोल्ट। ये पक्की बात है कि नहीं है बताओ? 0 वोल्ट, यस सर। क्योंकि इसके रेफरेंस में हम गिन रहे हैं, तो उसी के रेफरेंस में गिनेंगे तो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। रेफरेंस के हिसाब से सोचे भी तो आप समझ में आ रहे हैं। आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और आप सेकंड फ्लोर की हाइट गिन रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं मालूम है कि वो 10 फीट है, प्लस 10 फीट है। लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर पे है और अब ग्राउंड फ्लोर का गिन रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के रेफरेंस में, तो वो माइनस आएगा क्योंकि नीचे जा रहे हैं आप। बराबर है, बराबर है। अगर मैं यहां से इसकी हाइट पूछा इस बिल्डिंग की, तो इसकी हाइट है h, बराबर है। लेकिन इसको रेफरेंस लिया करके, सपोज इसको रेफरेंस लेता तो डबल आती। क्यों? देखो इसको रेफरेंस लेकर अगर ये हाइट देख रहा हो तो ये -h आएगी, और ये दोनों का जब तुम निकालोगे तो h माइनस माइनस h आपको 2h आएगा। इस तरीके से होता है कि ये रेफरेंस लेने की वजह से ये प्लस साइड ऊपर हो गया, माइनस साइड नीचे हो गया, ठीक है। ऐसे ही बैटरी सप्लाई सबका होता है कि ये प्लस वोल्ट है 12 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यही माइनस वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये निगेटिव वोल्टेज है। तो ये जो ग्राउंड है इसको हमने 0 वोल्ट रेफरेंस लिया है। तो एक बात तो निश्चित हुई कि ग्राउंड यानी किसको बोलेंगे हम, जिसका कि 0 वोल्ट है। ये बात पक्की है। अब एक बात जो बुक में लिखी नहीं होती या समझ में नहीं आती, वो ये है कि इट कैन सोर्स, जो ग्राउंड होता है इट कैन सोर्स और सिंक इनफाइनाइट करंट। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया, समझने में डिफिकल्ट होंगी, लेकिन मानकर सर है इनफाइनाइट करंट। इसका मतलब क्या? इसका क्या मतलब हुआ? इट कैन सोर्स और सिंक इनफाइनाइट करंट। यहां से रजिस्टर है, यहाँ कोई रजिस्टर है, कोई डिवाइस है, कोई कुछ है, ठीक है ना, ये डिवाइस है। यहाँ कोई पोटेंशियल लगा हुआ है V1, यहाँ कोई V2, यहाँ कोई V3, यहाँ कोई V4। यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा, 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 बराबर है। लेकिन जब इसको अगर मैंने ग्राउंड कर दिया तो ऑल करंट विल फ्लो और मर्ज टू दिस and all the current will be summed here। यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 सब करंट यहाँ पे मर्ज होके यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए ये बोल रहा है इनफाइनाइट करंट ये सोर्स करेगा। देखो अभी अगर ये इतना ही पाथ था तो इसमें से ये सेपरेट करंट जा रहे थे, ये जा रहा था करंट, ये करंट जा रहा था, ये करंट जा रहा था, तब तक के कहीं कुछ बात नहीं थी। लेकिन अगर इस ग्राउंड को मैंने ये कनेक्ट कर दिया तो ये सब करंट यहाँ पे आ जाएगा, ये करंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ करंट आ जाएगा। यही बात है। अगर आपको मैं थोड़ा और तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि ये फ्रिज है, इसको आपने प्लग लगाया, ठीक है, इसका फेज लगाया, न्यूट्रल लगाया, अर्थिंग लगाया, और अर्थिंग नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ हाथ लगाते ही शॉक लगता है। क्यों शॉक लगता है? क्योंकि आपकी जो बॉडी है इट इज एक्टिंग एज सर्टन रजिस्टर, और आप जो पैर रखे हैं वो जमीन पे लगा है, तो इसको जब हाथ लगा रहे तो ये करंट आपकी बॉडी में से फ्लो हो रहा है। अब आपकी बॉडी में से जैसे ही वो करंट जाता है आप ब्रेक डांस करना शुरू कर देते हैं। इतना कभी कभी ज्यादा ब्रेक डांस करते हैं कि बाद में फेस निकल आता है मुंह से। कभी कभी इतना ये हो जाता है कि आप मौत की आगोश में चले जाते हैं, समझे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ बताओ बरा। ये ग्राउंड जो है ये जमीन में डाला हुआ रहता है, ये क्या देता है, ये लो रेजिस्टेंस पाथ देता है, ठीक है। अब जब कई ऐसे नेटवर्क रहेगा
कई ऐसे नेटवर्क रहेगा, तो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। सबसे ज्यादा करंट किस में से फ्लो होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। लो रेजिस्टेंस हाई करंट, लो रेजिस्टेंस हाई करंट। तो ये वाला तो ग्राउंड किया हुआ एकदम जीरो रेजिस्टेंस है, तो ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस। देन बॉडी में से हमारे यहाँ निग्लिजिबल करंट जाएगा, निग्लिजिबल करंट है तो कुछ भी असर नहीं होगा। इस तरीके से हम शॉक से बचते हैं। क्या ये समझ में आया क्या? क्या होता है ग्राउंड? इट कैन सोर्स इनफाइनाइट करंट। इनफाइनाइट का मीनिंग है ऑल करंट इट कैन सोर्स। अब यहां जो होता है ऑप एम्प में, ये वर्चुअल ग्राउंड इसलिए बोला है कि ये वोल्टेज जीरो हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कि ये दोनों वोल्टेज जीरो होते इक्वल होते हैं, और ये ग्राउंड होने के कारण यहाँ का वोल्टेज जीरो हो जाएगा बाद में नेक्स्ट सर्किट में। तो उसको वर्चुअल ग्राउंड टर्म यूज करते हैं वो लोग। अब नॉर्मल सेंस में हम लोग वर्चुअल ग्राउंड करते हैं, लेकिन आईआईटी वाले बंदे कभी भी वर्ड वर्चुअल ग्राउंड नहीं यूज करते। वो क्या टर्म यूज करते हैं? वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब ये दोनों शॉर्ट, यानी कि दोनों का वोल्टेज सेम होता है। बट आपको वर्चुअल ग्राउंड वर्ड आएगा कि एग्जाम में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो ग्राउंड है लेकिन वर्चुअल इसलिए कि सिर्फ दोनों का वोल्टेज सेम है। करंट पूरा वहां पे जीरो नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो यहां से जाने वाला करंट यहां मर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये आउटगोइंग जा रहा है, यहाँ पे वापस चले जा रहा है। यहाँ से करंट जो जा रहा है I1 इक्वल टू IF लिखा है। अदरवाइज ये पूरा करंट यहाँ जीरो हो जाता, पूरा का पूरा यहाँ सोर्स हो जाता, यहाँ करंट एक भी नहीं जाता, ये भी करंट यही आता। इसलिए ये ग्राउंड है या वर्चुअल ग्राउंड है किस चीज के लिए? सिर्फ वोल्टेज के लिए, नॉट फॉर करंट, एंड दैट्स व्हाई द टर्म वर्चुअल ग्राउंड। इसके लिए हिसाब से आप लोग नोट्स निकालना कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल ग्राउंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। बट from the explanation point of view, I have explained each and everything related to this. Okay, so I hope it is clear. हमने आज देखा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और वी कैन से वोल्टेज सीरीज फीडबैक, और उसमें हमने डिराइव किया एक्चुअल रिलेशन क्लोज लूप गेन के लिए। जब हमने क्लोज लूप गेन के लिए पूरा निकाला तो हमारा आया इतना बड़ा एक्सप्रेशन। पर देखिए हमने कि AR1 is quite large, it is very very high than R1 plus RF, and that's why we have approximated that the AR1 is very high, so we can neglect R1 plus RF, and that gives a very ideal relation as AF equals to 1 plus RF upon R1. So this is the way we derive, and then through the approximation हमने कैसे किया कि हमने लिया और हमने लिखा कि VID is equal to VO by A. As A is very very large, VID is coming out to be 0. That gives me V1 equals to V2. V1 is a voltage V in, V2 is a voltage VF. When दोनों both को इक्वेट किया तो हमको सिंपल सा रिलेशन आ गया। दो लाइन में हो गया, ये दो लाइन में हो गया कि VO by VN equals to 1 plus RF upon R1। यहाँ पे हम एक VID equals to 0 के कारण हम कॉन्सेप्ट पे आए कि V1 is equal to V2. Both voltage are becoming equal, that is they are acting as a short, but virtual short। एक्चुअल में नहीं है शॉर्ट, एक्चुअल में शॉर्ट भी मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ऑप एम्प के अंदर बहुत सारे स्टेजेस है, वहां आ रहा है इनफाइनाइट, पूरे इसका ओवरऑल इफेक्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है। ये शॉर्ट नहीं करना, ये वर्चुअली शॉर्ट है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड ये अब हम लोग जो करेंगे ना, ये AF इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपन R1, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, इसलिए हम ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये मान के चलते हैं। और इसीलिए अगर मैंने ये साइकिल दिया इनपुट, तो मुझे आउटपुट इसी फेज में मिलेगा, गेन टाइम्स होकर मिलेगा, गेन टाइम्स होके मिलेगा। और गेन कितना रहेगा? 1 प्लस RF अपन R1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Next time we'll see voltage shunt feedback.